हाँ तो चलो आज देखते हैं लेंस में आगे का वीडियो, ठीक ना। जैसा कि आपको अभी तक इस लेंस वाले पार्ट में 7 वीडियोज दिए जा चुके हैं, जिसमें से इसके पहले वाले वीडियो मैंने डिस्कशन किया था, जो इसी के जस्ट पहले वाले वीडियो डिस्कस किया गया। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि लेंस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, लेंसों का जब संयोजन किया जाता है तो वहाँ पर जो फोकस दूरी का सूत्र निकल करके आता है, ये इस प्रकार से कुछ आता है 1/f = 1/f1 + 1/f2। इस प्रकार से आपको बताया गया था। जैसे मैं ये बताया था कि अगर संपर्क में से दो लेंस रखे गए हों तो इस प्रकार से उनकी फोकस दूरी निकल करके आती है 1/f = 1/f1 + 1/f2। दो लेंस के लिए ऐसा है, 3 लेंस होगा तो एक और ऐड हो जाएगा +1/f3। ऐसे इस प्रकार से आप आगे बढ़ा सकते हो। अगर 2 लेंस है तो इस प्रकार से एक और होगा प्लस और वो भी ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर इस फार्मूले का डिस्कशन मैंने कर दिया था, ठीक। और यहीं से एक बात मैंने ये भी बता दिया था कि जब लेंस को वर्टिकली काटते हैं, ठीक, ऊर्ध्वाधर काटेंगे तब इसके फोकस दूरी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हॉरिजॉन्टली अगर काटेंगे, इस प्रकार से टुकड़ा बनाएंगे, ठीक ना, इस प्रकार से, तब इसके फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सभी चीज का डिस्कशन, ये सब बातें जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये सब बोर्ड एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इस फार्मूले का डेरिवेशन, साथ ही साथ आपको एक फार्मूला और बताया गया है 1/f = n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2। बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर लेंस में, ये वाला फार्मूला। उसके बाद ये वाला फार्मूला और इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल, इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस वाले एक्सरसाइज, ये मतलब जो 10 चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसमें, ठीक ना। अभी तक आप लोग को 7 वीडियोज दिए जा चुके हैं। अब जो 8वां वीडियो आज मैं बता रहा हूँ, इसमें मैं आपको बताऊंगा पावर ऑफ लेंस क्या होता है, ठीक। पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता क्या होती है, एक चीज ये आज डिस्कस करूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको आज एक चीज और बताऊंगा, न्यूटन, ठीक ना, न्यूटन फार्मूला, न्यूटन का जो सूत्र है लेंस में, जो न्यूटन का फार्मूला है वो चीज यहाँ डिस्कस करूंगा। न्यूटन का फार्मूला ये होगा x1 x2 = f1 f2, ठीक ना, x1 x2 = f1 f2। एक नया सूत्र होगा, जिसका डेरिवेशन किया जाएगा इस वीडियो के बाद। अभी आपको 2 वीडियो लेंस में और मिलेंगे आप, ठीक ना, तब उसके साथ लेंस वाला टॉपिक जो होगा पूरा कंप्लीट होगा। उसके बाद आपको प्रिज्म में बताऊंगा, ठीक ना। तो आप आज इसको समझिए अच्छी तरह से। अगर आप ये सभी चीजें अभी नहीं देखे हो तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप जाकर के पिछले वाले सभी वीडियोज को देखिए, ठीक ना। यूट्यूब पर जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, जब आप मेरे चैनल पर जब आप जाओगे वहां पर देखोगे होम लिखा रहता, होम के बाद वहां पर देखो एक पार्ट रहता है वीडियो का, वीडियो के बाद वहां पर पार्ट तीसरा रहेगा प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट में आप जाइए, आपको क्लास 12 वहां लिखा होगा, क्लास 12 फिजिक्स बाय आदित्य सर। उसमें आप देखिए स्टेप वाइज हर एक वीडियो, ठीक ना, जैसे जैसे मैं पढ़ाया हूँ वैसे वैसे वहाँ अपलोड किया गया। पहले वहाँ पर परावर्तन का होगा, फिर अपवर्तन का होगा, फिर गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन का है, फिर लेंस का है। हाँ, वहाँ सीरियल वाइज लगे हुए हैं। आप सीरियल से वीडियो देखिए तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक ना। इतना काम आप पहले जरूर करिए, ठीक ना। इस लॉकडाउन में आप इन सभी चीजों को सीखिए, आप अपनी रेगुलरिटी को बनाए रखिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। क्योंकि अगर आप इरेगुलर हुए तो विद्यालय जब भी खुलेगा, अभी तो कोई क्लियर डिसीजन है ही नहीं, ठीक ना। तब एकाएक जब पढ़ना पड़ेगा, क्लास में आओगे कुछ और नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप कंटिन्यू रहिए, तो कंटिन्यू रहोगे, पढ़ाई से, किताब से जुड़े रहोगे तो समझने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक ना। जो समझाया जा रहा बस उसी को आप स्थिर होकर के, यूट्यूब पर आप देखोगे बहुत चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक ना। वैसी दुनिया ही है, आप वहाँ खो जाओगे, पर अपने आप को संयम रखना है, ठीक ना। और आप स्थिर होकर के एक चैनल जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बस विधिवत उसी को आप अच्छी तरह से देखिए, समझिए। प्रॉब्लम हो तो आप मुझ तक सेंड करिए, अपना कमेंट लिखिए, जवाब उसका जरूर मिलेगा। इम्प्रूवमेंट या कोई भी मॉडिफिकेशन करना होगा तो अपने सजेशन को दीजिए,
मैं वो सुधार करूंगा अगले वीडियो से, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं लेंस क्या होता है, क्या नाम, पावर ऑफ लेंस क्या है। अब हम देखते हैं पावर ऑफ लेंस के बारे में। पहले हम समझ लेते हैं पावर ऑफ लेंस है क्या। पावर ऑफ लेंस, एक बात जो दिमाग में आप लोग के फीड होगा कि पावर ऑफ लेंस P = 1/f। ये यूनिवर्सल फार्मूला नहीं है कि हमेशा यही होगा। P = 1/f फार्मूला होता है, मतलब लेंस की क्षमता का सूत्र ये होता है, पर ये केवल लेंस के लिए होता है। यानी किसी का भी पावर निकालना हो, चाहे वो मिरर हो, हाँ, चाहे वो मिरर हो या फिर माइक्रोस्कोप हो, ठीक, माइक्रोस्कोप हो या फिर टेलीस्कोप हो, माइक्रोस्कोप हो, टेलीस्कोप हो, लेंस हो, ठीक, और कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो, ठीक ना। तो इन सब के लिए, ठीक, इन सब के लिए जो फार्मूला होगा लेंस का, पावर का जो फार्मूला होगा वो ये नहीं होगा P = 1/f। P = 1/f केवल किसके लिए चलेगा, इन दोनों में बात सही होगी, P = 1/f का। पर माइक्रोस्कोप के केस में P = 1/f जैसा कुछ नहीं होता है, टेलीस्कोप में भी ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। तो आप केवल याद रखिए इस बात को ही कि ये वाला जो P = 1/f है केवल इसके और इसके लिए बात सही होगी, इसके लिए नहीं होगी, ठीक ना। अब ये आप समझ लीजिए कि पावर ऑफ लेंस, लेंस की जो क्षमता होती है किस बेसिस पर, किस आधार पर इसको डिफाइंड किया गया है, कौन सा मापदंड है लेंस की क्षमता डिफाइंड करने का, क्यों इसको 1/f लिखा जाता है, हम पहले ये समझ लेते हैं, ठीक। जैसे देखिए किसी भी, हम बात केवल अभी लेंस पर ही करेंगे, किसी भी लेंस की जब पावर को डिफाइंड किया जाता है, क्षमता को डिफाइंड किया जाता है, तो इस बात को देखा जाता है कि इसके अंदर प्रकाश की किरण को कितना मोड़ने की क्षमता है, कौन सा लेंस प्रकाश किरणों को कितना ज्यादा मोड़ रहा है। जो भी लेंस प्रकाश किरण को जितना ज्यादा मोड़ेगा उस लेंस की पावर उतनी ज्यादा कही जाती है, ठीक ना। कोई भी लेंस है, मान लीजिए एक ये लेंस है, एक लेंस ये है, ये भी उत्तल है, ये भी उत्तल है, ठीक ना। इस पर भी प्रकाश किरणें ऐसे समांतर आ रही हैं, मुख के समांतर आ रही हैं, ये यहाँ जाकर के फोकस हो रही हैं 5 सेंटीमीटर पर जाकर के यहाँ फोकस हो गई। इस पर भी प्रकाश किरणें मुख के समांतर आ रही हैं ऐसे, ठीक, और ये यहाँ आकर के फोकस हो जा रही है, मतलब कि 2 सेंटीमीटर पर फोकस हो जा रही है या और कम पर फोकस हो जा रही है, ठीक। तो जो प्रकाश किरणों को जितना ज्यादा मोड़ेगा उसकी क्षमता उतनी ज्यादा कही जाएगी। इसमें प्रकाश किरणें कम मुड़ी, इसलिए वहां पर जाकर, अगर ज्यादा मुड़ी होती यहाँ पर भी फोकस हो सकती थी, ठीक ना, यहाँ पर फोकस हो सकती थी। तो हमें ये समझ लेना इसमें कि जो पावर ऑफ लेंस होती है इसी पर डिफाइंड किया गया है, उसके अंदर प्रकाश किरणों को कितना मोड़ने की क्षमता है। जो प्रकाश किरण को जितना ज्यादा मोड़ेगा उस लेंस की क्षमता उतनी ज्यादा कही जाएगी, ठीक। ये चीज हो गया, इस बेसिस पर इसको डिफाइंड किया गया है, ठीक। ये तो इसका आधार हुआ। एक बात और कि जो इनमें साइन लिया जाता है, जैसे लेंस की जो क्षमता होगी इसमें हम साइन यूज करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव 2 साइन यूज किए जाएंगे लेंस की क्षमता को दर्शाने के लिए, ठीक ना। जैसे उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, ठीक, या उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। तो हमें उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण उत्तल लेंस से मतलब नहीं है। जो पावर होता है, जो डिफाइंड किया, मतलब जो उसका साइन डिफाइंड किया जाता है, पावर का, क्षमता का जो साइन डिफाइंड किया जाता है वो डिफाइंड किया जाता है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर के बेसिस पर, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर के बेसिस पर उनका साइन डिफाइंड किया जाता है। कन्वर्जिंग का मतलब होता है क्या, जब प्रकाश किरणें क्या होंगी, मिलेंगी, एक बिंदु पर फोकस होंगी, ठीक ना। अभिसारी प्रक्रिया जिसे आप बोलते हो, इसे प्रकाश में मिलती हैं, तो चाहे जो भी, चाहे जो इंस्ट्रूमेंट होगा, अगर उसमें प्रकाश में कन्वर्ज हो रही है, एक बिंदु पर सब फोकस हो रही है, तब उसकी जो पावर होगी वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी, चाहे वह लेंस होगा या फिर वह मिरर होगा
या फिर कोई और माइक्रोस्कोप, कोई माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप होगा, ठीक ना। तो उस केस में हमें अगर कन्वर्जिंग नेचर मिल रहा है तो हम उसकी पावर को क्या डिफाइन करेंगे, पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वो डाइवर्जिंग नेचर का है, मतलब प्रकाश किरणों को बिखेर रहा है, ठीक ना, प्रकाश किरणों को अगर बिखेर रहा होगा तो उसकी पावर हमेशा नेगेटिव साइन से दर्शाई जाएगी, पॉजिटिव साइन से दर्शाई जाती है और ये नेगेटिव साइन से दर्शाई जाती है। ये बात हमें याद रख लेना है। अब नॉर्मल सा जो फार्मूला होता है, जो आप P = 1/f फार्मूला लिख देते हो, P = 1/f जो फार्मूला लिख देते हो, ये लिखने का मतलब क्या है कि पावर जो होता है और फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्यों होता है, ठीक है ना, रीजन क्या है इसके पीछे का। तो ये चीज आप समझिए। यहाँ पर मैं इस बात को बता रहा हूँ, जैसे अगर एक लेंस मैं यहाँ ले रहा हूँ, मोटा लेंस है, ये उत्तल लेंस है पर मोटा है, और एक उत्तल लेंस और लिया गया, ये पतला है, एक उत्तल लेंस और लिया गया, ये पतला है, ठीक ना। अब आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो पतला लेंस होता है, पतला लेंस जो होता है, इसकी फोकस दूरी अधिक होती है, इसका फोकस क्या होता है, अधिक होगा, ठीक ना, एफ इसका अधिक होगा और इसका एफ क्या होगा, कम होगा, इसका एफ क्या होगा, कम होगा, ठीक ना। जैसे उत्तल लेंस अगर है या कोई भी लेंस है, जो लेंस जितना ज्यादा मोटा होगा उसका फोकस उतना कम होगा, फोकस उतना कम होगा, और यहाँ पर क्या होगा, और यह उतना, अगर लेंस पतला होगा, लेंस अगर पतला है, पतले लेंस का यह क्या होगा, फोकस दूरी क्या होती है, अधिक होती है। ये सब बात मैंने डिस्कस कर लिया है पहले वाले वीडियो में, ठीक ना, ये चीज आप समझ लो। और देखिए प्रयोग द्वारा ऐसा क्या देखा गया, उस बात को मैं उस बात का डिस्कशन मैं यहाँ कर रहा हूँ। जैसे अगर लेंस मोटा है, जैसे ये वाला लेंस जो यहाँ पर बनाया गया है, अगर उस प्रकार से लेंस आप देखो जैसे कोई मोटा लेंस हो, तो जब इस मोटे लेंस पर प्रकाश किरणें से पैरेलल इंसिडेंट कराई जाती हैं, आपतित कराई जाती हैं, ठीक ना, तो इस प्रकार से आपतित कराने पर होता क्या है, ये प्रकाश किरणें बहुत ज्यादा मुड़ जाती है, ऐसा होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ मिला, ठीक ना। इसमें क्या हुआ, अगर यही एक पतला लेंस हुआ, इस पर जब प्रकाश किरणें ऐसे आपतित कराई गई तो ये थोड़ा दूर जाकर के मुड़ रही है, यहाँ जाकर के फोकस हो रही है, तो इसमें ज्यादा डाइवर्ज हो जा रही है, ज्यादा देखो क्या नाम है, कन्वर्ज इसमें भी हो रही है, कन्वर्ज इसमें भी हो रही है, ठीक ना, कन्वर्जिंग इसमें भी है, कन्वर्जिंग इसमें भी है। पर आप इन दोनों में क्या देख रहे हो, इसमें ज्यादा मुड़ी है, प्रकाश में आई है ऐसे, इधर ज्यादा एंगल ज्यादा बनाकर झुकी है, यहाँ आई, इसमें क्या है, झुकी तो है पर उतना इंक्लाइनेशन नहीं, उतना झुकाव नहीं जितना कि इस वाले में, उसके रिस्पेक्ट में इसमें झुकाव कम है। हाँ, जिसमें झुकाव कम है इसका मतलब ये लेंस प्रकाश किरणों को कम मोड़ पा रहा है। जब कम मोड़ पा रहा है इसके मतलब इसकी क्षमता क्या होगी, इसकी जो क्षमता होगी, इसमें जो पावर होगा P, वो क्या होगा, कम होगा। इसमें क्या होगा, इस लेंस की पावर क्या है, P क्या होगा, ज्यादा होगा। अब एक बात ये बताओ, जो लेंस मोटा है उसका पावर अधिक नजर आया, अगर पावर अधिक नजर आया तो आपको बताएगा जो मोटा लेंस होता है फोकस दूरी क्या होती है, ये उसका क्या होता है, कम होता है। पतले लेंस का पावर क्या होता है, अधिक होता है। तो आप ये देख रहे हो, चाहे इससे देख लो या फिर इससे देख लो, आप इसको बेस मान लीजिए या फिर इसको, किसी को अगर ले करके आप समझ चलते हो तो क्या रिजल्ट आपको मिलेगा कि देख रहे हो अगर पावर बढ़ रहा है, पावर अधिक है, तो फोकस दूरी उसका मतलब उसके अपोजिट, एक बढ़ा है एक घटा है, एक घटा है तो बढ़ा है। तो मतलब ये बात क्लियर हुआ यहीं से कि जो लेंस की क्षमता होगी, जो लेंस की क्षमता होगी वह क्या होगी, वो डायरेक्टली मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, फोकस दूरी की। जो लेंस की फोकस दूरी होगी उसी की वो क्या चलती है, व्युत्क्रमानुपाती चलती है, ठीक ना। अब जब यहाँ पर लेंस की क्षमता जिसको दर्शाने के लिए इंडिकेट करते हैं P से, ठीक ना, तो P = क्या आएगा, यहाँ पर जब इसको हटाओ एक नियतांक में लिखा जाता है, वो एकांक मान लिया गया है, क्योंकि कोई और फैक्टर नहीं है जिस पर वो डिपेंड करता हो कि आसपास के वातावरण ये सब पर बातें उससे नहीं होती हैं, उस पर वो डिपेंड नहीं करता है कि ये कहाँ रखी गई, कैसे रखी गई हैं, ठीक ना। इसलिए हम यहाँ पर इसको सीधा हटा करके एकांक लिखेंगे, कोई यहाँ नियतांक जो होगा वो नियतांक एकांक है। तो 1/क्या आ जाएगा,
फोकस दूरी मतलब एफ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, P इक्वल टू 1/f। तो लेंस की क्षमता का जो फार्मूला निकला P इक्वल टू 1/f आ गया। ये तो लेंस के लिए लागू किया जाएगा, P इक्वल टू 1/f, ठीक ना। अब समझो अगर P इक्वल टू जो 1/f लिख रहे हो, जो फोकस दूरी होगी ये मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, या भी कोई और यूनिट हो सकता है। अगर ये मीटर में होगा, अगर फोकस दूरी मीटर में होगा तो आप पावर का यूनिट क्या लिखोगे, 1/मीटर लिखोगे, या 1/मीटर को लिखा जाएगा डायोप्टर। हाँ, 1/मीटर क्या लिखेंगे, जब फोकस दूरी मीटर में होगी तभी पावर क्षमता का मात्रा क्या आएगा, डायोप्टर आएगा, ठीक। डायोप्टर को डी से दर्शाएंगे, ये डायोप्टर होगा, इसे आप डी से दर्शाओगे। जैसे एक डायोप्टर तो एक लिखोगे, 1D 2D 3D ऐसे लिखे जाते हैं, ठीक ना। और सामने साइन भी लगा होता है। साइन से क्या होता है, ये डिफाइंड हो जाता है कन्वर्जिंग नेचर है या फिर डाइवर्जिंग नेचर का लेंस है, ठीक ना। कन्वर्जिंग नेचर में क्या होगा, फोकस दूरी पॉजिटिव होगी और उसकी पावर भी पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ठीक ना। तो आप ये बताओ, लेंस जो आप लोग पढ़ते हो, जो लेंस आपने पढ़ा है उत्तल लेंस, उसी उत्तल लेंस को आप बोलते हो, वही तो कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की जो नेचर होता है कन्वर्जिंग होता है, इसलिए आप उत्तल लेंस की फोकस दूरी को आप पॉजिटिव मानते हो। जो उत्तल लेंस होगा आपने मान रखा है, आपने इसको रट रखा होगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, क्षमता पॉजिटिव होती है, वो इसी बेसिस पर होती है। तो उत्तल लेंस के लिए क्या होगा, यहाँ पर यफ जो होता है उसका पॉजिटिव होता है, यफ के पॉजिटिव होने उसका पी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, उसका दोनों चीज पॉजिटिव हो जाएगा। पर यहाँ पर अगर हम बात करें अवतल की, हाँ अवतल लेंस की बात करें, तो अवतल लेंस में यफ क्या होगा, अवतल लेंस में यफ क्या होता है, निगेटिव होता है। क्यों निगेटिव होता है, क्योंकि जान लो डाइवर्जिंग नेचर का अवतल लेंस होता है, इसलिए उसका पी भी क्या होता है, निगेटिव होता है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक ना। यही बात मैंने यहाँ पर बताया था, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर। देखो डाइवर्जिंग में क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। डाइवर्जिंग लेंस कौन होता है, ये उत्तल होता है। इतना बात आप यहाँ समझिए। अब अगर कह दिया जाए आपसे कि दर्पण के लिए बताइए क्या होगा, दर्पण के लिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पावर क्या आएगा दर्पण के लिए, यहाँ पर देखो मैं दर्पण के लिए बता रहा हूँ। दर्पण के लिए क्षमता का सूत्र क्या आएगा, क्षमता का सूत्र जो बनेगा, दर्पण की क्षमता का जो सूत्र बनेगा, अगर हम उसको लिखें P इक्वल टू, हम तो -1/f लिखेंगे। क्या लिखा जाएगा, P इक्वल टू -1/f लिखा जाएगा। रीजन क्या है, ये माइनस इसलिए लगाया गया ताकि बैलेंस बन जाए। जैसा कि आपको पता है कि दर्पण के केस में आपको क्या बताया गया है कि दर्पण भी आप दो प्रकार के पढ़े हुए, एक समतल होता है, एक गोलीय होता है। तो यहाँ गोलीय दर्पण से मतलब है, समतल को कोई अभी यहाँ पर लेकर चलना नहीं, उससे कोई लॉजिक आप भी नहीं समझोगे। जो गोलीय दर्पण होता है, ठीक ना, उस गोलीय दर्पण के दो पार्ट, एक अवतल और दूसरा उत्तल, यही होता है। यहाँ पर उल्टा थोड़ा बोला जाता है कि जो अवतल होता है ये अभिसारी प्रकृति का होता है, ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है, और ये क्या होता है, अपसारी प्रकृति का, ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है। इसलिए फार्मूले में नेगेटिव लिखा गया है। और जो अभिसारी प्रकृति का होगा, जो अभिसारी प्रकृति का होता अवतल होता है, इसका पावर क्या होता है, नेगेटिव होता है, फोकस दूरी नेगेटिव होती है, जबकि इसका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक ना। लेकिन ध्यान दीजिए आप, इसकी प्रकृति अपसारी है और अपसारी प्रकृति की क्षमता हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। अगर ये पॉजिटिव है यहाँ रखोगे तो यहाँ पर P इक्वल टू -1/f तो नेगेटिव आ जाएगा और नेचर अपसारी मिल जाएगा। बैलेंस करने के लिए, ताकि अपसारी और अपसारी में कोई कंफ्यूज मतलब फार्मूला बदलना ना पड़े, इसलिए यहाँ पर इस चीज को आपको ऐसा P इक्वल टू -1/f, ये बैलेंस करने का सिस्टम बना के यहाँ पर माइनस लगाया गया है, ठीक ना।
और अगर इसकी बात करें, ये अभिसारी प्रकृति का होता है, अभिसारी के लिए पावर पॉजिटिव आती है। तो देखो यहाँ पर P इक्वल टू करोगे तो माइनस, और ये इसमें निगेटिव रहता है अवतल दर्पण में, ठीक ना। तो यहाँ निगेटिव रहेगा, निगेटिव निगेटिव कैंसिल होकर के P का रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या आएगा, इस वाले पार्ट में अगर P निकालते हो तो -1/f क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा। अपसारी है इसलिए नेगेटिव आ गया पावर, अभिसारी है इसलिए पॉजिटिव आ गया पावर, ठीक ना। तो यहाँ पर दर्पण के लिए आप इसको याद रख लो, P इक्वल टू -1/f होता है, ठीक। तो ये तो हो गया लेंस के लिए, और हो गया किसके लिए, दर्पण के लिए हो गया। तो लेंस और दर्पण दोनों के लिए आपने फार्मूला समझ रखा। बात आ रही है माइक्रोस्कोप की और टेलीस्कोप की। तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप आगे के मतलब चैप्टर्स है आपका, यहाँ पर 6वां चैप्टर आपको मिलेगा माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो वहाँ पर उसकी पावर जो होती है वहाँ पर मैं डिफाइन करके बताऊंगा कि सिंपल माइक्रोस्कोप का कैसे कितना होता है, ठीक ना, और उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कितना होता है, उसके बाद यहाँ दूरदर्शी जो टेलीस्कोप होते हैं उनके कितने होते हैं, किस प्रकार से डिफाइन किए जाते हैं। तो सब बातें मैं वहाँ डिस्कस करूंगा, इसलिए यहाँ पर बस आप इतना क्षमता के लिए इतना ही चीज समझिए। कुछ बातें और इससे संबंधित है, थोड़ा हम उसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए, अगर दो लेंस हैं, एक लेंस ए है दूसरा लेंस ए है, दोनों लेंस को अगर आप आपस में संपर्क में रखे हो, पहले की फोकस दूरी f1 दूसरे की f2, चाहे एक उत्तल एक अवतल चाहे जैसा हो, उससे नहीं मतलब, दो लेंसेज हैं संपर्क में है, तो इनका संयुक्त लेंस जो बनेगा उसकी फोकस दूरी आपने पढ़ा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इसी तो ऐसा 1/f को क्या बोलते हो, P बोलते हो, P बराबर P1 प्लस P2 आएगा, P इक्वल टू क्या आएगा, P1 प्लस P2। अगर यहीं पर और बहुत से लेंसेज रखे गए हों, लेंस ज्यादा संख्या में हो, जब ज्यादा संख्या में होंगे तो यहाँ पर चीजें बढ़ती जाएंगी, 1/, तीसरा लेंस F3, चौथा F4, इस प्रकार से n लेंस होंगे तो n बार लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर P3 और P4 इस प्रकार से आगे भी बढ़ता जाएगा। तो चाहे आप ऐसा याद रख लो, P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, जितने भी लेंसेज होंगे सबको हम आपस में कंबाइन कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक ना, सबकी क्षमताओं को जोड़ लेंगे। जो जोड़ने के बाद आएगा वही मतलब जो रिजल्टेंट लेंस होगा उसकी क्षमता बन जाएगी, ठीक ना, या उसी प्रकार से फोकस दूरी हम निकाल लेंगे। जैसे यहाँ इस पर क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन क्या इस पर पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दो लेंसेज हैं, एक पहला लेंस जिसकी फोकस दूरी प्लस 10 सेंटीमीटर और दूसरा लेंस जिसकी फोकस दूरी माइनस 20 सेंटीमीटर है, एक की 10 है एक की कितनी है 20 है फोकस दूरी। तो संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, P ज्ञात करना है संयुक्त लेंस का। तो आप पहले संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल लो, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल लो। तो यहाँ एक उत्तल एक अवतल है, एक उत्तल एक अवतल है। तो अब बताओ, अगर आप पावर निकालो, फोकस दूरी निकालो 1/f1 प्लस 1/f2 करोगे, तो यहाँ पर क्या 1/f1 का मतलब 10 माइनस 1/f2 का मतलब 20, तो 1/20 आएगा, और यहाँ से f क्लियर कर लोगे तो f का मान 20 आ जाएगा। इतना सिंपल है, 20 सेंटीमीटर निकाल लोगे। अगर आप पावर निकालते हो P इक्वल टू 1/f, f का मतलब कितना, f का मतलब वहाँ पर 20 सेंटीमीटर में, पर हमेशा मीटर में रखोगे इसको तभी डायोप्टर में आएगा। तो 20 सेंटीमीटर में है, तो जब डायोप्टर इतना आएगा, ये सेंटीमीटर, इसको हम मीटर बदलेंगे, 100 से भाग कराएंगे, 100 ऊपर आ जाएगा, इतना डायोप्टर हो जाएगा, इतना डी लिख देंगे। तो 20 पंचे 100, यहाँ प्लस में जो देखो प्लस में आएगा, तो यहाँ पर +5 कितना आ जाए, +5 डायोप्टर आएगा, +5 डायोप्टर आ जाएगा। यही देखिए, ये इसकी क्या संयुक्त लेंस की क्षमता, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। जो संयुक्त लेंस की क्षमता आपने निकाला +5 आया। एक बात आप यहाँ से विजुलाइज कर सकते हो कि अगर एक की पावर 10, एक की फोकस दूरी 10, एक की 20, कौन प्रभावी पड़ेगा, ठीक ना, कौन प्रभावी पड़ेगा, जिसकी फोकस दूरी कम होगी उसकी क्षमता ज्यादा होगी, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, वो अपने प्रभाव को ज्यादा डालने की कोशिश करेगा, ठीक ना। तो ये 10 है, ये 20 है, प्लस वाला मतलब जो प्लस वाला वैल्यू वो कम है, पर उसकी क्षमता तो ज्यादा है, क्योंकि फोकस दूरी कम तो क्षमता ज्यादा। F जब भी कम होगा P तब भी ज्यादा होगा, तब ज्यादा होगा।
तो यहाँ पर एक कम जरूर है फोकस दूरी पर, क्षमता इसकी ज्यादा है, इसकी क्षमता ज्यादा है इसलिए प्रभाव इसी का ज्यादा पड़ेगा। तो रिजल्टेंट देख रहे हो पॉजिटिव आया कि नहीं, मतलब इसी का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। तो आप अगर सीधा सीधा इसकी प्रकृति से पूछी जाए पावर पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, तो आप सीधा बता सकते जो कम होगा जिसकी फोकस दूरी कम होगी उसी का इम्पैक्ट ज्यादा पड़ रहा होगा और उसी का साइन आएगा। पॉजिटिव है पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव होता नेगेटिव वाला होता नेगेटिव इस प्रकार से आ जाता। ऐसे इसमें क्वेश्चन जो होते हैं सॉल्व किए जाते हैं। ठीक, तो एक टाइप तो ऐसा पूछ ही जाता है क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे देखिए मैं क्वेश्चन और यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहला लेंस है जिसकी फोकस दूरी मानक 20 सेंटीमीटर है और दूसरा लेंस है जिसकी फोकस दूरी मानक 10 सेंटीमीटर है। ठीक, जब दोनों एक ही प्रकृति के होंगे तो जो लेंस की प्रकृति होगी वो भी वही होगी, जो इनकी अगर निगेटिव है तो पावर भी निगेटिव आएगी, अगर दोनों पॉजिटिव होते पावर भी पॉजिटिव आता। पर अगर एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो तब ये देखा जाएगा क्वांटिटी किसकी कम है किसकी ज्यादा। अगर प्लस वाला 10 है माइनस वाला 20 है, ठीक ना, तो प्लस वाला 10 और माइनस वाला क्या हो गया 20, मतलब एक जो प्लस वाला है कम है माइनस वाला ज्यादा है। तो यहाँ पर जो कम वाला होगा वही प्रभावी होगा और उसी के हिसाब से वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, जो इसकी पावर आएगी वो भी पॉजिटिव आएगी, ठीक ना। पर अगर ऐसा हो जाए यहाँ पर -10 हो जाए और यहाँ पर +20 हो जाए, तो यहाँ पर आपकी कम वाला कौन है, ये है, तो पावर आपकी बार क्या आएगी निगेटिव आएगी, जो पी का वैल्यू आएगा क्या आएगा निगेटिव आएगा। ये सब बातें आपको याद रखनी है समझ लेनी है, ठीक ना। जैसे यहाँ पर देखो दोनों निगेटिव, जब दोनों निगेटिव तो पावर भी निगेटिव, दोनों पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव आती, ठीक ना। यहाँ पर देखो अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव में दो केसेज बनेंगे, एक केस ये बनेगा एक ऐसा एक मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू कम निगेटिव वैल्यू ज्यादा। तो यहाँ पर कौन कम है, जिसकी पावर कम होगी जिसका फोकस कम होगा, जिसका फोकस ये जो यहाँ लिखे गए ना फोकस दूरियां लिखी गई हैं, जिसकी फोकस दूरी कम है उसकी क्षमता ज्यादा, तो यहाँ पर ये प्रभावी होगा, इसकी क्षमता इसकी जो इसके अकॉर्डिंग आएगा पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पर इसकी फोकस दूरी देख रहे हो निगेटिव आया है, लिखा गया है जो कम है निगेटिव है, तो वो अपना इम्पैक्ट डालने की कोशिश करेगा, तो आपकी बार इसका इम्पैक्ट जब पड़ेगा तो निगेटिव फोकस दूरी बन जाएगी, निगेटिव आएगी फोकस दूरी तो क्षमता भी निगेटिव आ जाएगी, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप इसको समझोगे। ये जो लिखे गए रिजल्ट यहाँ पर जो मैंने माना है ये फोकस दूरी है, ठीक। अब देखो अगर ये कहा दिया जाए कि लेंस की क्षमता किस पर डिपेंड करती है, ठीक है ना, लेंस की क्षमता को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं, कारक कौन कौन से होते हैं जिससे लेंस की क्षमता प्रभावित हो सकती है। तो आप बताओगे लेंस की क्षमता को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, पहला कारक तो लेंस का अपवर्तनांक ही होता है। जो लेंस होता है, लेंस किस पदार्थ का बना उसका अपवर्तनांक क्या है, लेंस किस पदार्थ का बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, क्योंकि आपने लेंस के लिए फार्मूला पढ़ रखा है, फार्मूला ये पढ़ रखा 1/f = n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2, ये फार्मूला आपने पढ़ा है, ठीक ना। तो अगर अपवर्तनांक बदलेगा तो फोकस दूरी बदलेगी, ठीक ना। तो पहला फैक्टर होता है जिससे अपवर्तनांक प्रभावित होता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ तो चलो देखते हैं इसमें आगे वाला पार्ट जो है। मैंने ये बताया आपको कि जो लेंस की क्षमता होती है P, ठीक, पावर, वो किस पर डिपेंड करती है, अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। ये चीज मैंने आपको भी बताया। अपवर्तनांक के साथ साथ ये डिपेंड करती है किस पर, जो लेंस होता है, लेंस के जो दोनों पृष्ठ होते हैं उनकी वक्रता त्रिज्याएं क्या है, ठीक है ना, उनकी वक्रता त्रिज्याएं क्या हैं इस बात पर भी ये डिपेंड करेगी। इसकी त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या क्या है, इस पर ही डिपेंड करता है, ठीक ना। तो मैंने आपको बता दिया कि फोकस दूरी क्या नाम, लेंस की क्षमता जो होती है अपवर्तनांक पर डिपेंड करती है, लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भर करती है। आप अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे कि एक लेंस है जिसे किसी तरह में डुबो दिया जाता है, एक लेंस है जिसे किसी तरह में डुबो दिया जाता है, बताओ लेंस की क्षमता पर कोई प्रभाव पड़ेगा, जवाब होगा
पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता है, वो डिपेंड करेगा जिस लिक्विड में उसको डुबो रहे हैं, ठीक है ना, जिस दरों में डुबोया जा रहा है उस दरों का अपवर्तनांक है क्या, ठीक, उसी के रिगार्डिंग उस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। चलो देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी थोड़ा आप समझ लीजिए। जैसे देखिए, मान लीजिए लेंस है, जो लेंस है इसकी फोकस दूरी को हमने मान रखा है f है। दोनों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः r1 r2 हैं, और जो लेंस है अभी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ का जो मीडियम होगा, मतलब एयर समझ लीजिए, विद रिस्पेक्ट टू एयर इसका अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n है। n का मतलब ANG है, अभी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ANG लिखा गया, ठीक है ना। तो इसकी फोकस दूरी को हम क्या लिखेंगे, 1/f इक्वल टू क्या लिखिए, n-1 1/r1 -1/r2, ये चीज हो जाएगा। ये तो पहला रिलेशन बन गया। अगर ये अभी एयर में है तब के लिए बात हुआ। जब हम इसको किसी, अच्छा देखो 1/f का मतलब p हो जाएगा, तो p इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, पावर इक्वल टू इतना हो जाएगा। एक बात और हम आगे समझे, अगर हम इसे दरों में डुबो देते हैं, दरों में डुबो देते हैं, तो आपको पता होगा जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाता है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग लिखा जाता है, आसपास के वातावरण के सापेक्ष लिखा जाता है। अभी आसपास का वातावरण एयर है, तो एयर के सापेक्ष अपवर्तनांक आया है। यहाँ का जो अपवर्तनांक होता है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपवर्तनांक लिखा जाता है, आसपास के वातावरण के सापेक्ष। जब दरों में आप डुबो दोगे तो यहाँ पर जो लेंस होगा उसके आसपास क्या होगा, उसका सराउंडिंग क्या हो जाएगा, दरों हो जाएगा। तो ये अपवर्तनांक जो यहाँ पर होगा, इसका जो n का काम करेगा वो n क्या होगा, LNG होगा। मतलब कि उस लिक्विड के रिस्पेक्ट में इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अब वो चीज आ जाएगा। अब मान लेते हैं पावर p डैश हो जाएगा, क्योंकि फोकस दूरी तो बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी, क्योंकि अपवर्तनांक बदल जाएगा, और जब फोकस दूरी बदलेगी पावर भी बदलेगी। तो मैंने पावर मान लिया p डैश हो गया, तो 1/f डैश इक्वल टू यहाँ पर क्या, अपवर्तनांक यहाँ पर n ना होकर के यहाँ पर मैं मान लेता हूँ n डैश हो गया है, n डैश -1, यहाँ पर 1/r1 -1/r2 हो गया। ये हो गया दूसरा पार्ट। अगर हम दोनों को डिवाइड करें, अगर आप दोनों को डिवाइड करते हो तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, p/p डैश, यहाँ रिलेशन में निकाल रहा हूँ, चाहे इसको आप ऐसा लिख सकते हो, p/p डैश लिख दो या f/f लिख दो, जो उल्टा आएगा यहाँ पर आएगा n-1 n डैश -1, ये वाले पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, ये रिलेशन निकल कर आएगा, ठीक ना। p/p डैश इक्वल टू f'/f, या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम। इस बात को अगर इसके और ए लेकर अगर चलते हैं तो क्या मिलेगा, जो हमारा पावर अब मिलेगा p डैश इक्वल टू, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करा देना, क्या हो जाएगा, n डैश -1 इंटू p डिवाइड बाई n-1। ये इतना पावर का फार्मूला बना। तो पावर का जो फार्मूला आप ये देख रहे हो, इस फार्मूले को देख करके क्या पता चल रहा है, इस फार्मूले को देख कर ये पता चल रहा है कि अगर हम दरों में डुबो देंगे तो दरों में डुबोने के पश्चात ये अपवर्तनांक अलग आया होगा, ठीक ना, ये कुछ अलग रहा होगा, ठीक ना, ये कुछ अलग रहा होगा। इसका मतलब उसका जो क्षमता होगा वो बदल जाएगा, जो लेंस की पावर होगी वो बदल जाएगी। अब बदलाव के रूप में वो बढ़ भी सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, ठीक है ना, इंक्रीज भी कर सकता है पावर, और डिक्रीज भी कर सकता है, या फिर इक्वल भी रह सकता है, ठीक ना, इंक्रीज करे, डिक्रीज करे, या फिर इक्वल रहे, ये किस पर डिपेंड करेगा, अब उसको हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक। ये पूरा आपका मतलब पावर जो है इसका पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर आप इतना पार्ट पूरा याद रखते हो तो जो लेंस है, क्या नाम है, पावर संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसमें से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करिए। देखिए, जब इतना p डैश इक्वल टू इतना आ गया, अब देखिए मान लीजिए जिस दरों में डुबो रहे हैं, जिस दरों में डुबोया गया है, पहले तो समझ लो जो यहाँ का n लिखा गया है, ये क्या है, y के सापेक्ष अपवर्तनांक है, किसका, लेंस का। मान लीजिए जो लेंस है ये y के सापेक्ष इस लेंस का अपवर्तनांक n जो है वह 1.5 मतलब कि 3/2 है, अक्सर यही होता है, ठीक है ना। अब जब दरों में डुबो रहे हैं, जिस दरों में डुबो रहे हैं, अब उसका अपवर्तनांक क्या आ रहा है, LNG जो मिल रहा हमें,
LNG जो मिल रहा है, LNG जो हमें मिलेगा इसको आप ऐसा भी दे सकते हो NG अपान NL, NG अपान NL। तो NG अपान NL जब लिखोगे ये वाला वैल्यू जो होगा NG अपान NL का मान ये क्या होगा, 1 से बड़ा तो होगा ही, ये तो क्लियर है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो माध्यम जितना ज्यादा, यहाँ ऊपर वाला सघन माध्यम है, नीचे वाला क्या है, विरल माध्यम है। तो यहाँ सघन यहाँ विरल, तो सघन क्या नाम, इसका अपवर्तनांक ज्यादा, इसका अपवर्तनांक कम होगा, ज्यादा बटे कम मतलब 1 से ज्यादा आएगा ही रिजल्ट। इसका मान हम मान लें अगर 4/3 हो गया, LNG हमारा क्या हो गया, 4/3 हो गया। तो अगर हम 4/3 यहाँ रखेंगे तो देखो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर रख के आप देख सकते हो, अगर रखोगे तो यहाँ पर P डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, N डैश -1। तो N डैश मतलब यहाँ 4/3, तो 4/3 -1 हो जाएगा। यहाँ P है, यहाँ पर 3/2 मतलब 1.5 से कम आधा हो जाएगा यहाँ, इसलिए 3/2 -1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/3 ऊपर आएगा P और 1/2 नीचे आएगा, ये चला जाएगा ऊपर। जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कितना, 2/3 P। जो P डैश होगी नई क्षमता जो लेंस की होगी 2/3 P हो जाएगी। मतलब कि प्रारंभिक क्षमता का 2/3 हो जाएगा, मतलब क्षमता क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। क्योंकि देख रहे हो 2/3 है, 2/3 का मतलब 1 से छोटा है, तो P डैश क्या है, 1 से छोटी संख्या P से गुणा होगी, मतलब मान P का अपने मान से कम हो चुका होगा, जो कम आएगा मान वही P डैश होगा। मतलब इस प्रकार से अगर ऐसा होगा कि जो अपवर्तनांक होगा, जो क्या नाम है N डैश जो है, आप देख रहे हो यहाँ पर वैल्यू जो मैं रखा हूं, यहाँ पर जो मैंने वैल्यू रखा है N डैश का, वो वैल्यू क्या है, N डैश लोअर देन N का है। N डैश लोअर देन N का केस है। जब N डैश लोअर देन N का केस है, उस केस में क्या मिला, अगर N डैश मतलब यहाँ पर देख रहे हो 4/3 मैंने रखा है, ठीक ना, वो क्या है, N से कम हुआ। जब N डैश जो होगा N से कम होगा, ये वाला चीज इससे कम होगा, तब आपने क्या देखा कि जो P डैश होगा, जो P डैश होगा वो क्या होगा, P से कम होगा। P डैश क्या होगा, लोअर देन क्या होगा, P होगा, ठीक ना। एक बात आप ये समझ लीजिए। और दूसरा केस अगर आप ऐसा लेते हो कि N का मान आप जो रख रहे हो, N डैश का मान जो आप रख रहे हो, मैंने यहाँ रखा N डैश का मान, मान लीजिए N डैश का मान मैंने रख दिया A से मतलब 3/2 से ज्यादा हो जाए, हम इसका मान रख देते हैं 1 या ऐसा मान, इसका मान मैंने रख दिया 2। अगर इसका मान 2 हो जाएगा तो 2 होने पर अब क्या मिलेगा, अब की बात देखिए, ये केस होगा N डैश ग्रेटर देन N का। जब N डैश ग्रेटर देन N का होगा 2 से, अब बताओ यहाँ से P डैश क्या आएगा, 2 से 1 गया 1 गुणे P मतलब P, और नीचे आएगा 1.5, 1.5 से गया आधा, यहाँ पर आ जाएगा P डैश बराबर 2P, P डैश बराबर 2P। जो नई क्षमता होगी प्रारंभिक क्षमता का दोगुना हो जाएगा। मतलब कि ये केस होने पर P डैश भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा P से। P डैश बड़ा किससे हो जाएगा, P से हो जाएगा। तो आपने देखा जब N डैश बड़ा, अगर N डैश बड़ा है तो P डैश बड़ा होगा, मतलब अगर अपवर्तनांक ज्यादा पावर ज्यादा, अपवर्तनांक कम तो पावर कम हो जाएगी। तो अगर डुबोया जाएगा, डुबोने से चीज स्पष्ट हो गया कि लेंस की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। यदि किसी लेंस को किसी दरों में डुबोया जाएगा तो उसकी क्षमता जो होती है बदल जाती है, वो डिपेंड करती है जिस दरों में डुबो रहे हैं उसका अपवर्तनांक क्या है, ठीक ना, उसका अपवर्तनांक क्या है। तो इस प्रकार से आप उसकी क्षमता निकाल सकते हो, क्षमता के बारे में एनालिसिस कर सकते हो, ठीक ना। 2 पार्ट हो गया। अगर ये केस रहेगा N डैश बराबर N का रहेगा, N डैश बराबर N का केस अगर आप करते हो, इससे कोई ये वाला केस होने पर P और P डैश आपस में इक्वल हो जाते हैं। अगर ये केस रहेगा तो इक्वल हो जाएगा, N डैश ग्रेटर होगा N से तो P डैश ग्रेटर होगा P से। अगर N डैश लोअर होगा N से तो यहाँ पर P डैश लोअर होगा P से। ये इतना केस है जिसमें चलते हैं, आप इस बात को याद रखना। यही इतना बात जो है लेंस से संबंधित, लेंस की पावर जो है, क्षमता जो है उससे संबंधित है, ठीक ना। अगर इतना पार्ट आप लोग इसमें पावर संबंधित याद रखते हो तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी, ठीक ना। अब हम थोड़ा बढ़